नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं होने वाला। नहीं, हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं है, एक एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक ऐसी ताकत जो आज भी इसी वक्त हमारे देश को, हमारी जिंदगी को शेप कर रही है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का देश, हजारों भाषाएं, अलग अलग धर्म, संस्कृतियां, इन सब के लिए सिर्फ एक किताब कैसे लिखी जा सकती है जो सबको साथ लेकर चले? यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी जो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने खड़ी थी। और हमारी इस कहानी का एंकर पॉइंट है संविधान दिवस। हर साल 26 नवंबर को हम इसे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था, मतलब अपनाया था। और जानते हैं, 2025 में हम इसकी 76वीं सालगिरह मनाएंगे। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारे देश की ये बुनियाद रखी गई, द ग्रेट ड्राफ्टिंग एफर्ट। ये पूरा सफर पता है, एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ था। साल था 1934, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का ख्याल रखा। बस एक ख्याल, जिसे हकीकत बनने में कई साल लग गए। फिर देखिए, 1946 में पहली मीटिंग हुई, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1949, जब संविधान को फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया। और बस कुछ ही महीनों बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक बन गया। और इस पूरे ग्रैंड प्रोजेक्ट के जो सूत्रधार थे, जो केंद्र में थे, वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें यूं ही चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता। उनका रोल इतना ज्यादा क्रूशियल था कि इसके बिना ये काम शायद मुमकिन ही नहीं था। अब जरा इस काम के स्केल को समझिए कि ये कितना बड़ा था। ये कोई कुछ महीनों की बात नहीं थी। पता है कितना वक्त लगा? लगभग 3 साल। जी हाँ, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। और ये प्रोसेस कोई चाय पर चर्चा नहीं थी। इस दौरान 7,600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स यानी संशोधनों पर बहसें हुई, तीखी बहसें। जरा सोचकर देखिए, एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर कितना सोचा गया होगा, कितनी दलीलें दी गई होंगी। और उन 7,500 से ज्यादा प्रस्तावों में से 2,400 से भी ज्यादा को फाइनली एक्सेप्ट किया गया। ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि ये सिर्फ बहस के लिए बहस नहीं थी। ये एक बहुत ही सीरियस एफर्ट था, हर अच्छे सजेशन को संविधान का हिस्सा बनाने का। तो ये तो थी बनाने की कहानी। अब आते हैं इसके सबसे फैसिनेटिंग पहलू पर। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। नहीं, इसे तो ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये वक्त के साथ बदल सके, इवॉल्व हो सके। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 42nd और 44th अमेंडमेंट। 1976 में आया 42वां संशोधन। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया गया था। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जोड़े गए। पर सिर्फ 2 साल बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट ने इसके कुछ हिस्सों को बदला, उन्हें करेक्ट किया। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये एक कांस्टेंट डायलॉग है, एक कॉन्वर्सेशन है। और ये बदलाव सिर्फ कानूनी किताबों के लिए नहीं होते, इनका असर हम सब पर पड़ता है। जैसे 1989 में 61st अमेंडमेंट हुआ। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। सोचिए, रातों रात देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये ताकत मिल गई कि वो अपनी सरकार चुन सकें। यही है संविधान की पावर। ये सीधे लोगों की जिंदगी को टच करता है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2002 में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बन गया। 2016 में जीएसटी आया, जिसने देश के पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। मतलब जैसे जैसे देश की जरूरतें बदली, हमारा संविधान भी साथ साथ बदलता गया। तो संविधान बदल सकता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन एक लिखी हुई किताब को जिंदगी कौन देता है? उसे इंटरप्रेट कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे संविधान का गार्डियन भी है और इंटरप्रेटर भी। और यहीं से संसद और अदालत के बीच एक पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। सवाल बहुत बड़ा था। क्या पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल दे? गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा नहीं। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1973 का केशवानंद भारती केस। इस एक केस ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। और इसी केस से निकला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत।
ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो कर सकती है, पर उसकी आत्मा को नहीं छू सकती। डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी नेट है। आप देखिए कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे एक लाइन को एक पूरी किताब बना सकती है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, बस इतना ही लिखा है। लेकिन 1978 में मेनका गांधी केस में कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लिव विद डिग्निटी। फिर 1985 में ओल्गा टेलिस केस में इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी जुड़ गया। और 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी भी इसी का हिस्सा बन गया। देखा, एक आर्टिकल और वक्त के साथ उसका मतलब कितना बड़ा होता गया। और भी कई बड़े फैसले आए हैं। 1994 के एसआर बोम्मई केस ने केंद्र सरकार के राज्य सरकारों को डिसमिस करने की ताकत पर चेक लगाया। और अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर कोर्ट ने चुनावी पारदर्शिता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो एक ब्लूप्रिंट से लेकर एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट तक का ये सफर वाकई कमाल का है, और ये आज भी जारी है। तो आज की तारीख में हमारा संविधान कैसा दिखता है? इतने सालों और इतने अमेंडमेंट्स के बाद इसमें आज 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये संविधान 76 सालों से हमारे साथ साथ ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो टेक अवे क्या है? यही कि 76 साल पहले लिखी गई ये किताब कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। ये एक डायनामिक फ्रेमवर्क है जो एक मॉडर्न नेशन को हर दिन हर पल शेप कर रहा है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये भारत की कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है। ये 76 साल पुराना दस्तावेज आज भी सांस ले रहा है, बदल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, इसका अगला चैप्टर क्या होगा? और इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।